मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में रिकवरी ऑफ मेहर पर चर्चा कर रहा हूँ। पूर्व के वीडियो में हम मेहर की वसूली के 2 तरीके, रिफ्यूज़ल टू परफॉर्म कॉन्जुगल ड्यूटीज़ और थ्रू सिविल सूट पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरे और अंतिम तरीके राइट टू रिटेंशन पर चर्चा करेंगे, जिसे धारणाधिकार के नाम से जाना जाता है। वैसे आप फर्स्ट पेपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी राइट टू रिटेंशन पर विस्तार से चर्चा कर चुके होंगे कि जहाँ पर संविदा का एक पक्षकार यदि परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरे पक्षकार को जो अधिकार प्राप्त होता है, उसी तरह का अधिकार यहाँ पर मुस्लिम विधि में भी मुस्लिम विवाहित स्त्री को मेहर का भुगतान नहीं किए जाने पर पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार होता है, जब तक कि वह मेहर को प्राप्त नहीं कर लेती। धारणाधिकार पति की संपदा पर काबिज रहने का अधिकार है। यहाँ ये बात आप अवश्य ही स्पष्ट कर लें, संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार और संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ जो हम धारणाधिकार पर बात कर रहे हैं वह कब्जा प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। यह कब्जे को बनाए रखने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि यदि स्त्री विवाद उत्पन्न होने से पूर्व पति की किसी संपत्ति पर मेहर के एवज में अपना कब्जा प्राप्त किए हुए है, तो वह उस कब्जे को तब तक बनाए रख सकती है जब तक कि उसके मेहर का भुगतान नहीं हो जाता है। इसीलिए इसे हम धारण किए रहने का अधिकार कहते हैं, जो पहले से प्राप्त है। राइट टू होल्ड भी इसे आप कह सकते हैं। यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो एक महत्वपूर्ण वाद है मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद का, जो प्रिवी काउंसिल से डिसाइड हुआ था और जिसमें 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिनमें से प्रथम सिद्धांत है कि स्त्री पति की संपत्ति पर शांतिपूर्वक और विधिपूर्वक काबिज होनी चाहिए, तब धारणाधिकार शुरू होता है। अगर स्त्री शांतिपूर्वक या विधिपूर्वक काबिज नहीं है तो धारणाधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इसी तरह दूसरा सिद्धांत ये तय किया था कि स्त्री का जो कब्जा है वह वास्तविक कब्जा होना चाहिए और विवाद उत्पन्न होने से पूर्व का होना चाहिए।
तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रिवी काउंसिल ने तय किया कि यह जो विधवा का धारणाधिकार है, यह विधवा की सुरक्षा के लिए सेफगार्ड के रूप में मुस्लिम विधि द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनल राइट है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया था वह है कि वह स्त्री उस संपत्ति का अन्य संक्रमण ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं रखती है, क्योंकि धारणाधिकार से स्वत्व का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। और चूंकि ट्रांसफर करने का अधिकार स्वामी को ही होता है, इसलिए स्त्री उस संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती। इसके बाद यदि हम इस अधिकार की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें तो धारणाधिकार से स्वत्व जो है वह उत्पन्न नहीं होता है, और स्वत्व उत्पन्न नहीं होता है इसका अर्थ यह भी है कि वह स्त्री इस अधिकार का आगे अंतरण जो है वह नहीं कर सकती, और अगर वह इसके विरुद्ध जाकर अंतरण करती है तो केवल मात्र उसके अंश तक का ही अंतरण जो है वह मान्य किया जाएगा। क्योंकि धारणाधिकार वास्तविक कब्जा होने पर ही शुरू होता है, इसलिए एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर पति की एक से अधिक विधवा हैं तो उन सब का अलग अलग कब्जा होना अनिवार्य है। एक विधवा का कब्जा अन्य विधवाओं के लिए कब्जा नहीं माना जाएगा, इसलिए सह विधवाओं का कब्जा जो है वह मान्य नहीं होता। फिर चूंकि स्त्री संपत्ति पर काबिज है, इसलिए उस संपत्ति से यदि कोई इनकम, प्रॉफिट वह स्त्री प्राप्त कर रही हो तो उन सब का हिसाब देने की जिम्मेदारी भी स्त्री की जो है वह होती है, और पति अथवा उसके जो उत्तराधिकारी है वे स्त्री से उन प्रॉफिट या किराए आदि का हिसाब जो है वह ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात अवश्य आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्रॉफिट हो रहा है, जो इनकम हो रही है, और जो उस संपत्ति के रख रखाव पर खर्च हो रहा है, उन दोनों को घटाने के पश्चात जो शुद्ध लाभ बचता है, नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वह स्त्री को मेहर में एडजस्ट जो है वह करना होता है। और इस तरह से एक दिन ऐसा भी आता है कि वह जो संपत्ति पर कब्जा रख रही है वह संपत्ति स्वयं उस मेहर को चुकता कर देती है। तो उस संपत्ति से इनकम का हिसाब रखना और जो नेट प्रॉफिट, नेट इनकम हो उसको मेहर की रकम में एडजस्ट करना, यह जिम्मेदारी उस स्त्री की बनती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक बात और विशेष आपको ध्यान रखनी चाहिए कि धारणाधिकार यदि स्त्री का है, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वह पति अथवा उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध वाद जो है वह दायर नहीं कर सकती।
तो जो दूसरा तरीका है सिविल सूट फाइल करके रिकवरी करने का, वह दावा या अधिकार इस धारणाधिकार से अलग होता है और दोनों अधिकारों का प्रयोग स्त्री जो है वह कर सकती है। जो उत्तराधिकारी हैं उनका जो मेहर चुकाने का दायित्व है वह अपने अंशों के अनुपात में होता है और जिस अनुपात में उनका संपत्ति में हिस्सा बनता है उसी अनुपात में वे मेहर की रकम में से हिस्सा चुकाने के दायित्वाधीन होते हैं। अब यदि हम बात करें मेहर के धारणाधिकार की समाप्ति की, तो ये 3 तरीके से समाप्त हो जाता है। पहला तरीका जो सामान्य है कि जो नेट प्रॉफिट हो रहा है उससे जिस दिन उसका मेहर चुकता हो जाता है उस दिन वह धारणाधिकार भी स्वतः समाप्त हो जाता है। दूसरा तरीका है कि यदि स्वेच्छा से स्त्री बिना किसी दबाव कपट के यदि कब्जा छोड़ देती है तो धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। और तीसरा तरीका है कि यदि स्त्री उस संपत्ति का अंतरण कर देती है और अंतरिती को संपत्ति का कब्जा भी सौंप देती है तो यह धारणाधिकार जो है वह समाप्त हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यदि किसी स्त्री को संपत्ति से अनुचित ढंग से बेदखल कर दिया जाता है तो वह सिविल सूट फाइल कर सकती है और यह जो अधिकार है पुनः कब्जा प्राप्त करने का, वह अचल संपत्ति से बेदखल किए जाने पर 6 माह के भीतर वाद प्रस्तुत करना होता है और चल संपत्ति से यदि उसे बेदखल किया है तो जिस दिन उसे पता लगता है कि चल संपत्ति उसके कब्जे से चली गई है या जिस दिन उसे पता लगता है कि वह चल संपत्ति किस व्यक्ति के कब्जे में है, उस दिन से 3 माह के भीतर वह वाद प्रस्तुत कर संपत्ति पर पुनः कब्जा जो है वह प्राप्त कर सकती है न्यायालय के माध्यम से। इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य धारणाधिकार के संबंध में है वह हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल होने के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो धारणाधिकार दाय योग्य है अथवा नहीं, तो इसके बारे में क्लियर प्रोविजन है कि धारणाधिकार जो है वह उत्तराधिकार योग्य होता है और स्त्री के उत्तराधिकारी स्त्री की मृत्यु के पश्चात स्त्री की ओर से धारणाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसे एक केस लो हलीमन बनाम मोहम्मद मुनीर 1971 के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त है, जिसमें स्त्री संपत्ति के ऊपर काबिज थी और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसकी पुत्री जो है उस संपत्ति को होल्ड कर लेती है। ये विवाद न्यायालय में पहुंचता है तो पटना उच्च न्यायालय तय करती है कि माता के धारणाधिकार को पुत्री उत्तराधिकार के रूप में होल्ड कर सकती है और वह वैध है। अब यदि हम बात करें कि धारणाधिकार अंतरण योग्य है या नहीं, ट्रांसफरेबल है या नहीं, तो इसके विषय में अभी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी तक इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
चूंकि धारणाधिकार के अधिकार की प्रकृति क्या है, इसको दो तरह से देखा जाता है। एक तो ये मानते हैं कि यह व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनल राइट है, और चूंकि पर्सनल राइट है इसलिए नॉन ट्रांसफरेबल है। दूसरे ये कहते हैं कि चूंकि संपत्ति पर अधिकार है इसलिए ये प्रॉपर्टी राइट है, सांपत्तिक अधिकार है, और सांपत्तिक अधिकार होने के कारण इसको ट्रांसफ़र जो है वह किया जा सकता है। तो विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस बारे में मतभेद है, लेकिन यदि हम इसको प्रीवी काउंसिल के पूर्व के जजमेंट को देखें, मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद का, इसके अलावा यदि हम बात करें कपूर चंद वर्सेज खदरुन्निसा बेगम का 1950 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और हमीदा बीबी बनाम जुबैदा बीबी 1926 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, तो इन सब को यदि हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यह भी नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की कि मेहर के अधिकार की वसूली ना हो तो स्त्री पति की संपत्ति पर यदि शांतिपूर्वक और विधिपूर्वक काबिज है, विवाद उत्पन्न होने से पूर्व ही, तो वह उस अधिकार की विशेषताएं क्या होंगी और उस अधिकार की प्रकृति क्या है, अगले वीडियो में हम मुस्लिम विधि के अन्य चैप्टर विवाह विच्छेद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।